गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने अब शुरू कर दिया है अपना एनुअल एग्जाम के लिए रिवीजन, फाइनल एग्जाम के लिए रिवीजन। क्योंकि अवंती की तरफ से जो हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, रेखाएं और कोण, वो खत्म हो चुका है और आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना रिवीजन। तो सभी बच्चे अपने साथ अपनी मैथ की एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसको अपने साथ रखिए। ठीक है, एनसीईआरटी की किताब साथ में रखिए, आपके पास बुक होनी चाहिए और साथ में एक नोटबुक भी रखिए, एक कॉपी अपने साथ रखिए। और इस कॉपी में आपने वो सभी इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करना है जो हम यहाँ पे सीखेंगे। क्योंकि आपकी क्लासेस शायद 15 फरवरी तक ही चलेंगी। 15 फरवरी के बाद ये नोटबुक ही आपकी हेल्प करेगी उन सभी चीजों को रिवाइज कर पाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखो और अब एक नोटबुक भी अपने पास रखो। नोटबुक कोई सी भी ले लो, आपके पास जो भी पड़ी हो, जिसमें पेजेस बचे हुए हो उसको ले लीजिए। अगर आपने ये दोनों चीजें अपने साथ ले ली हैं, रख ली हैं, कॉपी पेन सब कुछ, तो वाई टाइप कीजिए। जिन बच्चों ने नहीं लिया वो फटाफट से अपने लिए कॉपी और पेन लेके आइए और फिर वाई टाइप करें। बुक भी, नोटबुक भी और पेन या पेंसिल, जो भी जिससे भी आप लिखना पसंद करते हैं वो चीज। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। आज हम पढ़ने वाले हैं हीरोन का फॉर्मूला। देखिए, हीरोन का जो फॉर्मूला है, हीरोन का जो सूत्र है, उसके डायरेक्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें इसके बारे में कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या कुछ भी चीजें हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। पहले तो सबसे पहले हमें पता है कि जो आपके हीरोन का सूत्र है ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए। जब हमने किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तब हम हीरोन्स के फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इसके लिए तो एक फॉर्मूला पहले से ही दे रखा है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जिसका नाम है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। ये भी तो त्रिभुज के फॉर्मूले, सॉरी, त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला है। तो जब हमारे पास पहले से एक फॉर्मूला पड़ा था, एक सूत्र पहले से मौजूद था जिससे हम अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, तो फिर हमें इस हीरोन के सूत्र की क्या जरूरत पड़ी? तो इसी बात का पहले पता लगाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो कि त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, और बात करें अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल की या किसी भी आकृति के क्षेत्रफल की, त्रिभुज की बात नहीं, किसी भी आकृति का अगर आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो क्षेत्रफल मतलब उसके अंदर की बात, मतलब जो इसके अंदर जितना ये एरिया घेर रहा है, जितनी इसने जगह घेरी है, उसको हम कहते हैं किसी भी आकृति का क्षेत्रफल। तो ये हमने निकालना है अंदर का, जो अंदर वाले की जो बात हो रही है। ठीक है, एक होता है किसी भी आकृति के अंदर का हिस्सा, एक होता है किसी भी आकृति के बाहर वाला हिस्सा। या यूं कहें, जब आप ड्राइंग करते हो या ड्राइंग करते थे बचपन में या कभी भी, है ना, तो आप क्या करते थे? पहले तो अपनी जो भी बना रहे हो, आम सेब कुछ भी बना रहे हो, पहले तो उसको पेंसिल से बनाओगे, है ना। फिर उसी को क्या करोगे? तो ब्लैक स्केच से ऐसे आउटलाइन करोगे उसकी, किसकी? जो भी आपने बनाया, जो भी आपने चीज बनाई, पहले तो आप उसको पेंसिल से बनाते हो, फिर आप उसकी आउटलाइन कर देते हो ऐसे, किसी भी स्केच से, ब्लैक स्केच हो गया, कोई सा ब्लू स्केच हो गया, ऐसे उसकी आउटलाइन कर देते थे, है ना। तो इस आउटलाइन से याद रखना कि किसी भी आकृति का अगर परिमाप निकालना हो, किसी भी आकृति का अगर आपने पेरीमीटर या परिमाप निकालना हो, तो परिमाप होती है ये जो बाहर की इसकी भुजाएं हैं, ये जो बाहर का जो एरिया है, जो इसकी आउटलाइन है, उसको परिमाप कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल के बारे में, तो क्षेत्रफल आपका ये होता है जो किसी आकृति, जो कोई आकृति अपने अंदर समाती है या अपने अंदर जितनी भी जगह को घेरती है, उसको हम कहते हैं उसका क्षेत्रफल। परिमाप हुआ बाहर की आउटलाइन जो काले रंग की है, और एरिया हुआ अंदर की चीज जो कि पीले रंग की है। ठीक है, मैंने आपको क्यों बताया परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में? क्योंकि ये दोनों ही शब्द जो हैं वो आपकी मदद करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज को हल करने के लिए। पहला शब्द है परिमाप और दूसरा शब्द है क्षेत्रफल। अगर आपको समझ आ चुका है कि परिमाप किसी भी आकृति का क्या होता है और क्षेत्रफल किसी भी आकृति का क्या होता है, तो वाई टाइप करेंगे। डाउट है तो अभी के अभी पूछ लो। ठीक है, ये जो बाहर से आउटलाइन की गई है, इस त्रिभुज की आउटलाइन जो मैंने की है, ठीक है, रिपीट करते हैं। आपने कहा रिपीट करने को, तो देखो, एक होता है परिमाप, एक होता है क्षेत्रफल। सिर्फ इन दो शब्दों को हम समझ रहे हैं, एक परिमाप है, दूसरा का नाम क्षेत्रफल है। परिमाप होता है
किसी भी आकृति की ये जो आउटलाइन है, ये जो बाहर हमने इसकी आउटलाइन की है, इसको पता करना कि इस आउटलाइन ने कितनी जगह घेरी है, इसको हम कहते हैं इसका परिमाप। ठीक है, सिर्फ आउटलाइन की बात करें, हमें अंदर या बाहर से कोई लेना देना नहीं होता। जो हमें अपनी आकृति की ये भुजाएं दिख रही हैं, ये जो बाहर की जो आउटलाइन दिख रही है, उसको हम परिमाप कहते हैं। ठीक है, और बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल वो पूरा का पूरा जगह, वो पूरी की पूरी चीज जो आपकी आकृति ने अपने अंदर घेरी है, जो कि मैंने यहाँ पे पीले रंग से कलर किया है। तो अंदर वाली जो चीज है, अंदर वाला जो हिस्सा है, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और जो बाहर की आउटलाइन है वो हमारे त्रिभुज का परिमाप है। ठीक है, तो बस यही फर्क होता है क्षेत्रफल और परिमाप में, कि क्षेत्रफल बात करता है किसी आकृति ने कितनी जगह को घेरा, और परिमाप कहता है कि उसकी बाउंड्री के बारे में बताओ, उसकी आउटलाइन के बारे में बताओ। तो ये था। इसमें कोई डाउट है अभी भी तो आप बच्चों फिर से मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं और करते हैं बात इसकी। तो ये कह रहे थे कि त्रिभुज जो है, उस त्रिभुज का अगर आपने एरिया निकालना है, अगर त्रिभुज का आपने क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या करो, उसके लिए जो है पहली चीज है 1/2। ठीक है, 1/2 हम यहाँ पे लिखेंगे, 1/2, और गुणा में आधार और गुणा में ऊंचाई। क्या रिपीट करना है एक बार बताएं कपिल, क्या चीज है जो रिपीट करनी है? क्योंकि आपने आर लिखा है तो माइक ऑन करके बता दीजिए। ठीक है, देखो, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई किसका फॉर्मूला है? तो ये हमारे त्रिभुज का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमने कहा जब हमारे पास पहले से एक फॉर्मूला पड़ा था, तो हीरोन का फॉर्मूला हम क्यों लेके आए, तो जानेंगे उसके बारे में भी। अभी देखो, अगर मैं बोलूं कि जो मेरी हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो बेस है मतलब कि जो आधार है वो 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे फटाफट से। आधार अगर 10 है, ऊंचाई अगर 5 है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। तो आधार ऊंचाई लिख दी, गुणा में 1/2 भी करना था तो वो भी कर दिया। तो इसको हल कीजिए, तो ये आ गया 2×5=10, है ना, काट दिया इसको, तो 2×5=10 और 5×5=25। तो मेरा उत्तर आ चुका है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिख दिया। लेकिन इसके लिए मुझे क्या हुआ, इसके लिए जो है मुझे आधार और ऊंचाई दोनों की जरूरत पड़ी, तभी मैं इसको हल कर पाई। अब मान लो आपके पास कोई ऐसा त्रिभुज है जिसके पास ऊंचाई ही नहीं है, तो क्या आप इस सूत्र की मदद से उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे? अगर आपके पास कोई त्रिभुज ऐसा हो जिसमें आपको ऊंचाई के बारे में नहीं बताया गया हो, बस भुजाएं बता दी हो कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, पर ऊंचाई ना तो दी है ना ऊंचाई के बारे में बताया है, तो क्या आप इस फॉर्मूले की मदद से अपना उत्तर निकाल पाएंगे? हाँ या ना में आपने जवाब देना है, यस और नो। हाँ बेटा, नाम आपने पहले लिख दिया था वो मैंने देख लिया है, पर अभी आंसर दीजिए कि अगर आपको ऊंचाई नहीं दी है, ठीक है, ऊंचाई आपको दी ही नहीं है, आपको बस भुजा दी है कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो क्या आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपना क्षेत्रफल निकाल पाएंगे? इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके, जिसमें आधार की वैल्यू भी चाहिए, ऊंचाई की वैल्यू भी चाहिए। जब ऊंचाई हमें दी ही नहीं है तो क्या हम निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए इस कारण की वजह से, क्योंकि हर त्रिभुज की ऊंचाई नहीं दी जा सकती, कभी कभी क्या होता है किसी त्रिभुज की ऊंचाई के बारे में नहीं आपको दिया गया होगा, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हमारा ये वाला फॉर्मूला तो काम करेगा ही नहीं। उस केस में आप इससे सॉल्व करना चाहो तो आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि ऊंचाई है ही नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने सोचा कि उन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जिसने ऊंचाई के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया हो, उसको सॉल्व करना है, तो हम हीरोन का फॉर्मूला जो है वो यूज करके उससे अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर आपको ये चीज समझ आ गई कि क्यों हमें हीरोन के फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, तो वाई टाइप करेंगे। डाउट है तो पूछ लीजिए, ध्यान से सुना कीजिए बातों को, ठीक है, और वहां पे डाउट हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है खुद ही। चलो, कि
जिस त्रिभुज के पास ऊंचाई होगी, आधार होगा, उसको हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से, लेकिन जिसके पास ऊंचाई ही नहीं है उसके ऊपर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो हमें जरूरत महसूस हुई एक नए फॉर्मूले की, तो हमने कहा कि चलो नया फॉर्मूला बनाते हैं। तो हिरोन नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें हिरोन्स का फॉर्मूला दिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी गया है, यहाँ पे आपको लिखा भी गया है कि अगर हम इस त्रिभुज को देखें और इस त्रिभुज की अगर हमें ऊंचाई जो है वो दी ही नहीं गई हो, तो सिर्फ भुजाओं का इस्तेमाल करके हम ऊपर वाले फॉर्मूले की मदद से इसका हल नहीं निकाल पाते। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, हिरोन के फॉर्मूले को यूज किया। तो हिरोन का सूत्र कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं ए बी सी सेंटीमीटर आपको दी हुई है, तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला ये होगा। तो आप यहाँ पे अपनी कॉपी पे लिखिए हेरोन का सूत्र, और उस सूत्र को भी लिख दीजिए कि हेरोन का जो सूत्र है वो क्या कहता है। वो कहता है कि एक बड़ा सा वर्गमूल बनाइए, बड़ा सा लंबा सा वर्गमूल, वर्गमूल के अंदर लिखो एस, ब्रैकेट शुरू करो, फिर s माइनस ए, फिर दूसरे ब्रैकेट में s माइनस बी, फिर तीसरे ब्रैकेट में s माइनस सी, ऐसे इसको लिखो। ये s क्या है, ए बी सी क्या है, इसको भी सीखेंगे, पर पहले इसको नोट डाउन कर लो। अपनी कॉपी पे लिखिए हिरोन का सूत्र और उसके आगे लिख दीजिए ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला। ठीक है, इनमें से कोई भी एक लिख लो। अगर लिख लिया तो फटाफट से y टाइप कीजिए, जो लिख रहे हैं वो आराम से लिख लीजिए। ठीक है, अंशुका ने लिख लिया है, अंजू ने भी लिख लिया है, वेरी गुड। ठीक है, प्रिंस ने भी लिख लिया है, उज्जवल नाइक जी के नाम से जो उन्होंने भी लिख लिया है, जया ने भी लिख लिया है। चलो, बहुत से बच्चे लिख रहे हैं, वेरी गुड। तो बढ़ते हैं आगे। ये फॉर्मूला आपने लिख लिया। अब इस फॉर्मूले को जो लिखा है इसमें कोई चिन्ह नहीं है, मैं अब आपको इसमें चिन्ह भी लगा के दिखाऊंगी कैसे, क्या मतलब है इसका। वर्गमूल का तो वर्गमूल ही रहेगा। ये जो एस है, इस एस और इस ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह हमें नजर नहीं आ रहा, पर हमें पता है अगर हमने ए बी ऐसे लिखा है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा रखा है, तो इसको हम ए गुणा बी लिख सकते हैं। तो वैसे ही इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एस गुणा ब्रैकेट में एस माइनस ए, एक और गुणा का निशान, और आपका अगला ब्रैकेट एस माइनस बी, एक और गुणा का निशान, और आपका अगला ब्रैकेट जिसका नाम है एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये एस है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इंग्लिश का अल्फाबेट जिसका नाम है एस, एस जो है वो आपका अर्ध परिमाप है। अभी हमने परिमाप सीख लिया है कि परिमाप क्या होता है, लेकिन ये यहाँ पे तो नया शब्द आ गया जिसका नाम है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कुछ नहीं होता, अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि जो भी आपका परिमाप आएगा, ठीक है, जो भी आपका परिमाप आएगा उसके बटे में 2 कर दो, या उसको जो है वो 2 से गुणा कर दो, वो आपका अर्ध परिमाप बन जाता है। जो भी आप परिमाप निकालोगे, पेरीमीटर निकालोगे अपने त्रिभुज का, उसके बटे में कर दो 2, तो वो आपके अर्ध परिमाप के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये 3 चीजें समझ आ गई तो वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो पूछ लीजिए, बस इतना ही। परिमाप कैसे निकालना है वो बाद में सीखेंगे, पर अभी अगर आपको ये 3 समझ आ गया, ठीक है, कि एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, कैसे निकलेगा, तो पहले परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप कैसे निकालना है वो तो अभी सीखेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं रिपीट, तो इसको रिपीट करते हैं। मैंने कहा कि ये हमारे हेरोन का सूत्र है। हेरोन ने एक सूत्र दिया, किस लिए दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। हिरोन ने कहा आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो एक वर्गमूल बनाइए, वर्गमूल बना दिया, उसके अंदर में एस लिखो, ब्रैकेट लगा के s माइनस ए, ब्रैकेट लगा के s माइनस बी, ब्रैकेट लगा के s माइनस सी। फिर मैंने कहा कि ये इन्होंने बिना किसी चिन्ह के लिखा था, अच्छे से इसको समझने के लिए चिन्ह लगाने जरूरी है, तो मैंने s लिखा, s के बाद गुणा का निशान और पहला ब्रैकेट, फिर गुणा का निशान, फिर दूसरा ब्रैकेट, फिर गुणा का निशान, फिर तीसरा ब्रैकेट, ऐसे करके मैंने इनको लिख दिया है। ठीक है, अब एस यहाँ पे क्या है हमें वो भी तो पता होना चाहिए, तो मैंने बताया एस यहाँ पे अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप मतलब अर्ध का मतलब आधा, परिमाप का मतलब परिमाप, तो परिमाप का आधा करना है, परिमाप के बटे में 2 करना है, तो हमारा अर्ध परिमाप जो है वो निकल के आ जाएगा, एस है अर्ध परिमाप। बात करें कि एबीसी क्या है, तो एबीसी जो है वो आपके त्रिभुज की भुजाएं हैं। 3 भुजाएं होती है ना, तो त्रिभुज की जो 3 भुजाएं हैं वो है ये ए बी और सी।
मतलब कि इस फॉर्मूले में करना क्या है, इस फॉर्मूले में आपको पहले एस निकालना पड़ेगा। एस मतलब अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। एक बार आपके पास एस की वैल्यू आ गई तो पहले उस एस को लिखो, जो भी वैल्यू आएगी अर्ध परिमाप की वो लिखो, फिर उस अर्ध परिमाप में से पहली भुजा त्रिभुज की माइनस कर दो, उस परिमाप अर्ध परिमाप में से त्रिभुज की दूसरी भुजा भी माइनस कर दो, उस अर्ध परिमाप में से त्रिभुज की तीसरी भुजा भी माइनस कर दो। जो भी उत्तर आता है इनको माइनस करने के बाद, और ऊपर वर्गमूल है तो वर्गमूल का ध्यान भी रखना है, ठीक है। तो अभी इनको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। तो अभी करते हैं, आगे बढ़ते हैं ताकि इसको और डीपली हम समझ सके। अभी तक मुझे लगता है कि आपको हेरोन का फॉर्मूला याद हो चुका होगा। अगर याद हो गया है तो वाई टाइप करें, याद नहीं हो पा रहा तो बताएं, फिर हम इसको याद भी करेंगे। ठीक है, एस गुणा एस माइनस त्रिभुज की पहली भुजा मतलब कि ए, गुणा एस माइनस त्रिभुज की दूसरी भुजा मतलब कि बी, गुणा एस माइनस त्रिभुज की तीसरी भुजा मतलब कि सी, और उसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये वर्गमूल का निशान सबसे जरूरी है, ठीक है। चलो उसको मिटाते हैं। अब बात करते हैं कि अर्ध परिमाप क्या है और कैसे इसको निकालना है। तो एस यहाँ पे अर्ध परिमाप है, और किसी भी आकृति कह लो, किसी भी आकृति का परिमाप निकालना है तो मैंने कहा उसकी हम आउटलाइन को देखेंगे। मतलब कि यहां पर जो इसकी आउटलाइन है वो है ये, ठीक है, ये वाली, ये इसकी क्या है, ये इसकी आउटलाइन है, तो हम इस आउटलाइन को ही देखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जो त्रिभुज है इसका नाम है ABC, इसका नाम है ABC, त्रिभुज की पहली भुजा अगर 10 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा अगर 5 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा अगर 15 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप बहुत ही सिंपल होता है। किसी भी आकृति का परिमाप आप निकालने जा रहे हो, उसकी सभी भुजाओं को जमा कर दो और आपका परिमाप आपको मिल जाएगा। किसी भी आकृति में, फिर से कह रही हूं, ये सिर्फ त्रिभुज के लिए नहीं है, किसी भी आकृति के लिए क्या करना है, इस त्रिभुज की सारी भुजाओं को जमा कर दो। तो पहली भुजा इसकी, मोहित बेटा माइक ऑफ कर दें, करूँ जी। ठीक है। 10, पहली भुजा 10, दूसरी भुजा 5, तीसरी भुजा 15, जमा करो, बताओ कितना आ रहा है। 5 5 10 तो 0 आ गया, और 1 2 3 30, मेरा तो 30 आ रहा है, आप बताइए। 30 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ो, आपको आपका परिमाप मिल जाएगा। सभी आकृतियों के लिए ये होता है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल अभी आपको मैं देती हूं, मान लीजिए ये एक आकृति है, इसमें जो है वो 5 भुजाएं हैं, ये एक पंचभुज है, इसकी जो, सॉरी, इसकी जो एक भुजा है वो 5 सेंटीमीटर की, दूसरी 3 सेंटीमीटर की, चौथी 4 सेंटीमीटर की, और ये 2 सेंटीमीटर की, और ये 1 सेंटीमीटर की। मुझे इस आकृति का परिमाप बताइए फटाफट से। इस आकृति का मुझे आप परिमाप बताओ कितना होगा। 15 कह रहे हैं, 15, चलो देखते हैं। 4 में जोड़ो 3, जोड़ो 5, जोड़ो 1, जोड़ो 2, 4 5 6 7, 7 5 12, 13 14 15, तो बिल्कुल सही 15 सेंटीमीटर जो है वो इसका आंसर आएगा। क्योंकि परिमाप कहता है जिस जिस भुजा से आपकी आकृति बन रही है उन सभी भुजाओं को जमा करो और आपको परिमाप मिल जाएगा। तो वैसे हमने किया, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ दिया और हमें परिमाप मिल गया। लेकिन प्रश्न में हीरोन के फॉर्मूले में हमें परिमाप तो चाहिए, लेकिन परिमाप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप तभी निकलेगा जब आप परिमाप निकालेंगे। अगर इस आकृति का जो परिमाप है वो 30 है, तो इसी आकृति का मुझे आप अर्ध परिमाप बताइए। अगर परिमाप 30 है तो अर्ध परिमाप कितना होगा, 15। वेरी गुड, क्योंकि अर्ध परिमाप होता है परिमाप का आधा, तो परिमाप के बटे में 2 कर दो। परिमाप था 30, 30 बटा 2 कर दिया तो हमारे पास आ गया 15 सेंटीमीटर।
30 सेंटीमीटर को हीरोन्स के फॉर्मूले में यूज नहीं करना है। अर्ध परिमाप ही हीरोन के फॉर्मूले में यूज होता है, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कभी भी ऐसा मत करना जल्दबाजी में कि आपने आकृति का परिमाप निकाल दिया और परिमाप को जो है वो आपने कहां डाल दिया, अपने फॉर्मूले में लिख दिया, तो गलत हो जाएगा। परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर, तो इसको पी से लिखा जाता है। अर्ध परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अर्ध परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं सेमी पेरीमीटर, इसलिए इसको एस से डिनोट किया जाता है, एस से दर्शाया जाता है। फॉर्मूले में एस है, अर्ध परिमाप को भी एस लिखते हैं, तो इसका आपने इस्तेमाल करना है अपने सूत्र में, इसका मत करना। ये सभी को याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहले आगे देख लेते हैं, फिर इसके बारे में फिर से पीछे इसी पेज पे आएंगे। ठीक है, आगे आपको ये यहां पर बता रहे हैं कि यदि हमें किसी त्रिभुज की भुजा अनुपात के रूप में दी गई है, तो अनुपात को हम हटाएंगे, उसको हम हटा देंगे और अनुपात वाली संख्याओं में किसी चर की गुणा करके उनको अलग अलग लिखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कहूं, आपको कहा है कि एक त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है इसका नाम है PQR। इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, भुजा नहीं दिया है आपको, भुजा कौन क्या है वो नहीं बताया है, आपको कहा है कि भुजा का अनुपात। ठीक है, भुजाओं का अनुपात आपको दिया है, तो ऐसे दिया जाता है वो कि A अनुपात B अनुपात C बराबर है कितने के, मान लीजिए 4:3:5 के। ठीक है, ये भुजाएं नहीं है, ये भुजाओं का अनुपात है। तो आपने देखना है, पहली भुजा 4 कुछ होगी, दूसरी भुजा 3 कुछ होगी, तीसरी भुजा 5 कुछ होगी। पहली का जो जोड़ा बनता है वो पहले से बनता है, बराबर है कि इस तरफ जो पहले लिखा है A पहले लिखा था, बराबर है कि उस पास 4 पहले लिखा है, तो A और 4 का जोड़ा बनेगा। दूसरे नंबर पे B है, दूसरे नंबर पे 3 है, तो 3 और B का जोड़ा बनेगा। तीसरे नंबर पे C है, तीसरे नंबर पे 5 है, तो C और 5 का जोड़ा बनेगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे A बराबर है 4, B बराबर है 3 और C बराबर है 5। लेकिन ये भुजाओं का अनुपात है, अनुपात को हटाओगे तो आप जब इस A को 4 के बराबर लिखोगे तो 4 के साथ किसी चर की गुणा करनी पड़ेगी। इसको आप 4 गुणा में x, 3 गुणा में x और 5 गुणा में x लिखेंगे। मतलब कि A आपके बराबर आ जाएगा 4x के, B आपका बराबर आ जाएगा 3x के और C आपका बराबर आ जाएगा 5x के। ऐसे लिखा जाता है कब, जब भुजाओं का अनुपात दिया गया होता है। अगर ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है तो वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो फिर से पूछ लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं इस किताब में, इस चैप्टर में, जिसमें आपको भुजाओं का अनुपात दिया गया होगा। ठीक है, तो अनुपात को हटाओ लेकिन साथ में एक चर लगा दो, बस चर लगा दो। कुछ हटा रहे हैं तो कुछ लगाना पड़ेगा, अनुपात हटा रहे हैं तो चर लगाना पड़ेगा, बस यही था इसमें। और एक और आखिरी चीज कि अगर 3 संख्याएं वर्गमूल के अंदर है या कितनी भी चीजें अगर वर्गमूल के अंदर हैं और वो आपस में गुणा हो रही हैं, तो उनको हम उनका अलग अलग वर्गमूल दे सकते हैं। अगर ये वर्गमूल A गुणा B गुणा C था तो इसको आप अलग से वर्गमूल A, अलग से वर्गमूल B, अलग से वर्गमूल C दे करके गुणा में लिख सकते हो। ये अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। ये थी इसकी थ्योरी। अब करते हैं इसका सवाल, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए कि हमने क्या पढ़ा और ये हमारे कहाँ पे काम आने वाला है। सॉरी, ठीक है, तो ये आपकी 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 अभी नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा अजीब सा तो नहीं कह सकते, पर हाँ क्वेश्चन नंबर 2 समझोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो बुक अपने पास रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा छोटा करूंगी, आपको क्वेश्चन नजर नहीं आएगा, इसलिए अपनी किताब अपने पास रखिएगा। सवाल आपको दिया गया है 12.1 का दूसरा सवाल कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। एक फ्लाईओवर है जिसकी दीवार कैसी है, जिसकी दीवार जो है वो त्रिभुज के आकार की है। आगे इसका चित्र भी दिया होगा, उसको आप देख सकते हैं पेज पलट के। ठीक है, तो एक फ्लाईओवर की दीवार त्रिभुज के आकार की है और इस दीवार का, ये जो दीवार है, इसका उपयोग इन्होंने करना है किसके लिए, तो अपने विज्ञापन को छापने के लिए। दीवार की भुजाओं की लंबाई जो है वो आपको दी गई है, भुजाओं की लंबाई। ठीक है,
एक भुजा कह रहे हैं कि 122 सेंटीमीटर की है, एक भुजा 22 सेंटीमीटर की है, एक भुजा 120 सेंटीमीटर की है। ये तीन भुजाएं आपको दी है इस त्रिभुज की। हमने पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है जिसमें ऊंचाई की मदद से सॉल्व किया जा सकता है, पर जब मैंने इस सवाल को देखा तो इस सवाल में ऊंचाई की बात नहीं की गई थी, तो इट मींस मुझे ये हीरोन के फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाई तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो, तो बस इतना ही है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। ये कह रहे हैं जो विज्ञापन यहाँ पे लगा रहे हैं, इससे क्या होता है, इनको हर वर्ष 5,000 रुपए मिलते हैं। 5,000, हाँ ठीक है। इस विज्ञापन को लगाने से क्या हो रहा है, अगर मान लो मेरा जो विज्ञापन है वो इतनी जगह घेर रहा है, ठीक है, इतनी सी जगह घेर रहा है, तो इस पर क्या होगा, इतनी जगह जो मेरे विज्ञापन ने घेरी, इसके मुझे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे प्रति मीटर। जितने भी मीटर ये घेरेगा, जितने भी मीटर जो है ये जगह को घेरेगा, अगर ये दीवार जो मान लो आपकी 100 मीटर की है, 100 मीटर में से अगर मैंने 50 मीटर का मेरा विज्ञापन ने घेरा, तो क्या होगा, मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 5,000 गुणा 50, इतने रुपए मुझे उनको देने पड़ेंगे। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं एक कंपनी ने दीवार के विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पे लिया है, उसका कुल किराया कितना होगा। तो देखो, अभी सवाल बस यहां से यहां तक हम देखेंगे जहां पर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। बाद में जो भी पैसे की बात ये कर रहे हैं उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इसकी आकृति देख लेते हैं। चलिए, तो ये यहाँ पे इसकी आकृति है, आपको ये दीवार भी यहाँ पे अच्छे से नजर आ रही होगी कि ये एक फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर के ऊपर जो है वो फ्लाईओवर की एक दीवार है, इस दीवार के ऊपर यहाँ पे जो है वो इन्होंने विज्ञापन को छापना है। ठीक है, विज्ञापन को इन्होंने यहाँ पे छापना है। तो बताओ, अगर मैं इस दीवार पर, पूरी दीवार पर कोई विज्ञापन छाप रही हूं, तो क्या वो विज्ञापन इसकी बाहर की आउटलाइन पे छपेगा या इसके अंदर छपेगा, बताओ, सोचिए। विज्ञापन मतलब जो बड़े बड़े आपने देखे होंगे बैनर लगे होते हैं दीवारों के ऊपर, तो क्या वो दीवार दीवार के ऐसे कोने कोने में लगे होते हैं या दीवार का पूरा अंदर का हिस्सा घेरते हैं, बाहर या अंदर, बस इतना बता दीजिए, चैट में लिख लीजिए, बाहर या अंदर। मैम बाहर। बाहर तो नहीं, देखो मतलब आप मेरी बात समझे कि बाहर मतलब अगर हम कभी कोई विज्ञापन, कोई बैनर लगा रहे हैं, मान लो हमने कोई चार्ट लगाया, तो चार्ट जब मैं लगाऊंगी तो क्या वो सिर्फ इतने ही हिस्से को घेरेगा दीवार की, या उसके अंदर के हिस्से को भी घेरेगा। मान लो मेरा लाल रंग का चार्ट है, मैंने दीवार पे ऐसे लगाया, तो इसने अंदर के हिस्से को घेरा या फिर इसने सिर्फ बाहर की आउटलाइन को घेरा, देखिए और बताइए। मैम बाहर की आउटलाइन को। नहीं, बाहर के आउटलाइन पे अगर होता ना तो फिर ये अंदर नहीं आता, ये एबीसीडी जो मैंने लिखा है ना, देखो अंदर को आएगा। बड़ी सी कोई दीवार होती है ना, अच्छा इसको समझे अच्छे से पहले, तो जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, एक मान लो ये बड़ी सी दीवार है, इसके ऊपर मैंने एक चार्ट लगाना है, तो चार्ट जो मैं लगाऊंगी वो ऐसे इसके ऊपर ऊपर तो नहीं लग सकता कि बस यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे तो टेप लगाई जा सकती है, पर चार्ट अगर लगाना है दीवार के ऊपर तो दीवार के अंदर का हिस्सा जो है वो छुप जाता है। इसका मतलब चार्ट ने दीवार के अंदर के हिस्से को घेरा। जब आप दीवार पे चार्ट लगाते हो तो आपको दीवार दिखाई देती है या चार्ट दिखाई देता है, चार्ट, क्योंकि उसने क्या किया होता है, दीवार के हिस्से को घेर लिया होता है। तो अंदर वाली चीज पे हमारा विज्ञापन लग रहा है, अंदर वाली चीज को घेर रहा है, तो हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे कि परिमाप निकालेंगे, सोचिए और बताइए कि हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालें या परिमाप निकालें, एरिया निकालेंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि हमें पता है अंदर कितनी चीज घेरी गई है वो एरिया ही बता पाता है, क्षेत्रफल ही बता पाता है। अगर बात आउटलाइन की होती, बाहर बाहर की होती, तो हम निकालते परिमाप, लेकिन बात हो रही थी अंदर की, तो हम निकालेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल किसका, तो इस पूरी त्रिभुजाकार दीवार का। ये मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको सवाल जब आएगा पेपर में तो आपको थोड़ा ना पता कि हीरोन के फॉर्मूले से आया है, आपको तो देखना पड़ेगा खुद से कि अच्छा ये एक त्रिभुज था, है ना, कि ये एक त्रिभुज था, इस त्रिभुज पे जो है वो एक विज्ञापन लगाना है। अब विज्ञापन जो है वो सिर्फ इसके बाहर बाहर तो लगेगा नहीं, विज्ञापन अगर मैं लगाऊंगी, कोई विज्ञापन मैंने यहाँ पे लगाना है, मान लीजिए किसी कार का या किसी भी
किसी भी चीज का हो सकता है, किसी अचार का, या कुछ भी मैंने यहाँ पे कुछ बेचना है। मान लीजिए मैंने बताया कि मेरा एक शोरूम है कार का, तो मैं यहाँ पे कार का ऐसे विज्ञापन लगाऊंगी बड़ा सा, है ना, तो वो अंदर की चीज को घेरेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर हमें इस दीवार का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, तभी हमें पता लग पाएगा कि ये जो आपका विज्ञापन है ये कितनी जगह घेर रहा है। ठीक है, चलो, तो अभी ये तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। अब हमने देखा ये एक त्रिभुज था, त्रिभुज था, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम 1/2 आधार गुना ऊंचाई से निकालते थे, पर इसकी ऊंचाई नहीं दी गई है, तो इसका मतलब हमें इसका जो क्षेत्रफल निकालना है वो किससे निकालना पड़ेगा, हीरोन के फॉर्मूले से। ठीक है, तो हीरोन के फॉर्मूले में सबसे पहली चीज तो हम ये लिख लेंगे, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, ठीक है, त्रिभुज की भुजा या त्रिभुज की भुजाएं, एबीसी से डिनोट कर लो। पहली भुजा है 122 मीटर, दूसरी भुजा है 22 मीटर, और तीसरी भुजा है 120 मीटर। ठीक है, तीनों भुजाएं मैंने यहाँ पे लिख दी। अब हीरोन का फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है हीरोन का सूत्र, कब कोई बता सकता है? माइक ऑन करके कौन बताएगा फटाफट से, शाबाश बच्चों, कोशिश करें। हेरोन का फॉर्मूला आपका रिवीजन हो रहा है, बिना देखे बताएंगे अगर आप, तो आपका रिवीजन हो जाएगा कि हाँ आपको फॉर्मूला याद हुआ है नहीं। S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, और S माइनस C। हाँ, पर एक कमी है, बताएं कौन, क्या कमी है? अंडर रूट। अंडर रूट या फिर वर्गमूल। ठीक है, ऐसे ऐसे ये हमने यहाँ पे लगाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल सही, वेरी गुड, आपने इसका फॉर्मूला बिल्कुल सही बताया, और हमने इसका जो है वो वर्गमूल यहाँ पर ये लगा दिया है। तो ये हमारा फॉर्मूला है जहां पर हमें ए, बी और सी की वैल्यू पता है। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एस की वैल्यू निकालनी है। एस क्या होता है, एस होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालना है तो हमें पता है उसके लिए पहले परिमाप निकालना पड़ेगा। ठीक है, एस मतलब अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप निकालने के लिए परिमाप निकालना पड़ेगा। तो बताइए इसका परिमाप कैसे निकाला जाएगा? ये जो त्रिभुज है इसकी भुजाएं आपको दे रखी हैं, इसका परिमाप कैसे निकालना है, बस इतना। परिमाप क्या है वो नहीं, निकालना कैसे है, तरीका क्या है वो बताइए। अगर हम क्या कर दें, इन तीनों को क्या कर दें, अगर हम प्लस कर दें, वेरी गुड, क्या कर दें, अगर हम तीनों भुजाओं को जमा कर दें, ए जमा बी जमा सी मतलब भुजाओं का योग। तो मैं इनको अगर जोड़ूं तो 122, डायरेक्ट जोड़ ही दे यहाँ पे, 122 है, फिर 22 है, फिर 120 है, जमा कर देते हैं। तो ये आ गया 2 2 4 2 6 264, मेरा 264 आ रहा है। आप बताइए आपका कितना आ रहा है? 264। परिमाप आ चुका है 264। अर्ध परिमाप निकालना है तो हम 264 को क्या करेंगे, क्या करेंगे इसको, ये तो परिमाप है ना, पर हमें तो अर्ध परिमाप चाहिए। अर्ध परिमाप मतलब इसका आधा, इसका आधा कैसे करेंगे, गुणा कर दो इसको 2 से, क्या 2 से गुणा करनी है या भाग करना है? मैम भाग। भाग करना है, बिल्कुल सही। अगर हमें किसी चीज का आधा करना है तो हम क्या करेंगे, उस चीज की बटा कर देंगे 2। तो 2 से हमने 264 को भाग देना है, भाग दे दीजिए। काटना है, अगर आपको काटना नहीं आ रहा, आप पेपर में काटना भूल गए या कुछ भी हो गया, आपको रिस्क नहीं लेना है, तो क्या करना, 2 से 264 को ऐसे भाग दे देना। ठीक है, अगर काटना नहीं है, आप नहीं चाहते कि क्वेश्चन में थोड़ी सी छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए, अगर आप अपने काटने पे कॉन्फिडेंट नहीं है तो ऐसे भाग कर लेना, कोई इसमें वो बुरी बात नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं, आपको अपना क्वेश्चन बचाना है। ठीक है, चलो काट दीजिए इसको। ये है 2 एकम 2, ये है 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो मेरा आ चुका है यहाँ पर अर्ध परिमाप एस आ चुका है
132 मीटर। ठीक है, इसका यूनिट भी देखो, जब आप एग्जाम में अपना आंसर लिखोगे तो ये यूनिट मत भूलना, यूनिट मतलब मात्रक, कि इसके आगे मीटर लगेगा, सेंटीमीटर लगेगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इसको भूल गए आपका आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो आप जब भी अर्ध परिमाप लिखोगे तो आप लिखोगे एस बराबर है 132 मीटर, और ऐसे आप इसको डब्बे में भी डाल सकते हो ताकि एग्जामिनर को दूर से ही दिख जाए कि हाँ इस बच्चे ने एस की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, चलो एस निकल गया, एबीसी हमें पहले से दिए थे, तो अब इसको फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, वर्गमूल तो नहीं हटा सकते, वर्गमूल तो ऐसे रखना ही पड़ेगा। s की वैल्यू 132 है, सबसे पहले यहाँ पे 132 लिख लीजिए, फिर गुणा का निशान है, ब्रैकेट शुरू होता है, ब्रैकेट में है s माइनस ए, s 132 है, a 122 है, तो इसको माइनस कर देंगे, फिर गुणा का निशान है, फिर दोबारा से s माइनस बी, s 132 है, b माइनस करना है, मतलब कि 22 माइनस करना है, फिर से गुणा का निशान, फिर है s माइनस सी, तो इसको मैं मिटा देती हूँ परिमाप को क्योंकि इसका काम नहीं है। तो यहां पर कर देंगे हम इसको गुणा 132 माइनस 120 से। तो जिस जिस बच्चे को ये स्टेप समझ आ चुका है वो वाई टाइप करेंगे। अगर किसी को डाउट है अभी पूछ लीजिए, क्योंकि बच्चों फाइनल एग्जाम के लिए रिवीजन है, बार बार इस चैप्टर को हम नहीं करेंगे, ये आपका पहली और आखिरी बार हो रहा है। ठीक है, इसके बाद टाइम ही नहीं मिलेगा कि दोबारा से इसको कर सकें। हाँ बिल्कुल ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। हमने क्या किया, अर्ध परिमाप की वैल्यू निकाली और यहाँ पे उसको उसकी वैल्यू को पुट कर दिया, साथ में एबीसी की वैल्यू को भी यहाँ पे पुट कर दिया। अब करना है इसको हल, तो 132 का 132 ही रहने देते हैं, इसको तो अभी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको मैंने 132 ही रहने दिया। गुणा का निशान, अब इसको ब्रैकेट से बाहर आप तब निकालोगे जब ये माइनस हो चुका होगा। तो 132 में से अगर आप 122 की माइनस कर दो तो कितना आएगा, नहीं अच्छा 10 आएगा, सॉरी, दो में से दो गए 0, तीन में से दो गए 1 और एक में से 1 गया 0। ठीक है, 10 आ गया। गुणा का निशान, 132 में से 22 माइनस करो, 132 में से 120 माइनस करो, 12। ठीक है, चलो अब यहां तक तो बहुत से बच्चे सॉल्व कर लेते हैं लेकिन इसके आगे फंस जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको सीखेंगे सॉल्व कैसे करना है। अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छे, डाउट रहा तो पूछना है, डाउट के बाद भी आपको लगा कि नहीं इसके आगे मुझे नहीं सॉल्व करना है, तो कम से कम बच्चों यहां तक तो अपना आंसर आपने सॉल्व करके ही आना है हीरोन के फॉर्मूले का। ठीक है, यहां तक भी करोगे तो भी आपको नंबर मिल ही जाएंगे, छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ लिख के आओ, आपको नंबर उसके मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अब स्टेप आ चुका है, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं जहां पे हमने सब कर दिया, अर्ध परिमाप निकाल दिया, वैल्यू पुट कर दी, माइनस कर दिया। अब इसके आगे सबसे जरूरी चीज ये है, आप इन सभी के क्या कर दो, तो इन सभी को गुणन खंडों के रूप में आपने लिखना है। ठीक है, किसके रूप में, तो गुणन खंडों के रूप में। अब 132 के गुणनखंड बनाने हैं तो कैसे हम बना सकते हैं, सोचिए और बनाइए इसके गुणनखंड। चलो 132 को भी रहने दो, इसको मैं बाद में बताऊंगी क्या करना है इसका। 10 के गुणनखंड बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 10 को ऐसे कैसा लिखो और यहाँ पे इसके बना दो। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 110 कब आता है, जब आप 11 की गुणा 10 में करोगे तो आपका 110 आएगा। ठीक है, 10 को मैंने ऐसे का ऐसा लिखा, 110 को मैंने लिख दिया 11 गुणा में 10, क्योंकि 11 को 10 से गुणा करेंगे तो 110 ही आएगा। 12 के भी आपको गुणनखंड बनाने की जरूरत नहीं है, 12 को भी ऐसे का ऐसा ही लिख लो। क्यों मैं कह रही हूं कि 12 की गुणनखंड मत बनाओ, क्योंकि 132 जो है उसको जब हम तोड़ेंगे तो 132 को जो है वो 12 गुणा 11 के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिए, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 1 एकम 1, जोड़िए इसको तो ये आ गया 2, 2 जमा 1 3 और 1। ठीक है, तो 11 गुणा 11 किसके बराबर है, 132 के बराबर। तो मैंने 132 को भी तोड़ दिया और 11 गुणा 12 के रूप में मैंने इसको लिख दिया। जिस जिसको ये स्टेप समझ आ गया वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो मुझसे पूछेंगे।
इस पॉइंट पे आके रुकना नहीं है, क्या करना है, इनके गुणनखंड कर देने हैं। तो मैंने 132 को तोड़ के लिख दिया 11 गुणा 12, 10 को ऐसे कैसा रहने दिया, क्योंकि 10 मुझे यहां पर मिल रहा था, है ना, इसको तोड़ने भी मुझे 10 मिल रहा था, तो मैंने कहा 10 को नहीं तोड़ते हैं, यहां से मिल गया 11 गुणा 10, यहां से मिल गया 12। अब वर्गमूल जो आपका होता है इसको भी हटाना है, इसको कभी मत भूलना। इसको हटाने के लिए क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वर्गमूल के अंदर जिन जिन संख्याओं के जोड़े बन जाते हैं वो संख्या एक बन के वर्गमूल से बाहर आ जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने देखा कि 1 11 यहां पर है, 1 11 यहां पर है, 11 की 11 से जोड़ी बन गई, तो 11 क्या करेगा, वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। वर्गमूल के अंदर ये 2 बार लिखा गया, लेकिन वर्गमूल के जब बाहर निकालेंगे तो 11 को एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि ये ही वर्गमूल को हटाने की ट्रिक या हटाने का तरीका होता है कि जिस चीज ने अपने अंदर जो है वो जोड़ा बना लिया उसको आप बाहर निकाल सकते हो, लेकिन कितनी बार लिखना है, एक बार। ऐसा क्यों हुआ, अगर इसकी हम डिटेल में बात करें, क्योंकि यहां पर हो रहा था 11 का स्क्वायर। देखो 11 की 11 में गुणा करेंगे, आप जब x की गुणा x में करते हो तो x स्क्वायर लिखते हो ना, तो वैसे ही 11 की गुणा 11 में की तो मैंने इसको 11 का स्क्वायर लिख दिया। ये वर्ग है, ये वर्गमूल है, अंदर जो मैंने 2 लिखा है ये वर्ग है, और बाहर जो आपको दिख रहा है ये वर्गमूल है। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। वर्ग से वर्गमूल कट गया, एक अकेला 11 हमारे पास बच गया। ये था इसका पूरा नियम कि क्यों ऐसा होता है। पर ट्रिक बनानी है तो ट्रिक ये बनाना कि अंदर जिसकी जोड़ी बन जाएगी वो एक बार बाहर आ सकता है। वैसे देखो 12 की जोड़ी बन गई, एक 12 यहां पर है, दूसरा 12 यहां पर है। वर्गमूल के अंदर 12 2 बार था, तो वर्गमूल के बाहर इसको हम निकालेंगे, पर कितनी बार लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बार। सेम वैसे ही 10 की भी जोड़ी बन गई, इस 10 की जोड़ी इससे बन गई, तो इसको भी वर्गमूल से बाहर निकाल दो, गुणा 10। इसको अब हम ऐसे जो है वो लिख सकते हैं। किस किस को ये स्टेप समझ आया, वाई टाइप करें, डाउट है तो अभी के अभी मुझसे पूछ लीजिए। जिसकी भी जोड़ी बनती जाएगी उसको आप बस चुपचाप बाहर निकाल देना। कितने, एक बन के, अंदर 2 बार थे, बाहर एक बार आ जाएगा। अब इसको गुणा करो तो 12 10 से 120 हो जाएगा, 11 गुणा 12, 11 गुणा 12 तो 132 ही होता है आई थिंक, अभी तो हमने किया ऊपर, है ना। तो ये आ जाएगा 1320, 1320। ये क्षेत्रफल है, ठीक है, ये आपके इस पूरे इसका क्षेत्रफल है, तो इसका जो यूनिट होगा, जो मात्रक होगा, वो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्यों होगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसमें हम इसकी भुजाओं को गुणा करते हैं, तो इसलिए मीटर स्क्वायर आता है। और अगर बात करें परिमाप की, तो परिमाप में सिर्फ मीटर ही रहता है, इसके ऊपर कोई भी घात नहीं आती। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा सवाल, यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अभी हमने क्या निकाला, तो अभी हमने उस दीवार का, उस विज्ञापन का सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल निकाला है, एरिया निकाला है। पर हमसे तो एरिया नहीं पूछा गया था, हमसे जो पूछा गया है उसको भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि जब हम यहाँ पे कोई विज्ञापन लगाएंगे, तो अगर कोई मेरी दीवार का 1 मीटर जगह को यूज करेगा, मेरी दीवार का कोई अगर 1 मीटर जगह भी यूज कर रहा है, तो उसको उस 1 मीटर के लिए पूरे साल 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। कितनी सी जगह के लिए, 1 मीटर जगह के लिए, 1 मीटर स्क्वायर जगह के लिए कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे, 5,000। कितने टाइम के लिए, पूरी साल के लिए। ठीक है, पूरे वर्ष। तो जो हमारा विज्ञापन है या जो हमारी दीवार है वो कितने मीटर की है, अभी आपने निकाला, कितने मीटर स्क्वायर की है वो, बताएं, चैट में लिख लो फटाफट से, कितने मीटर स्क्वायर की है वो दीवार। अभी तो क्षेत्रफल निकाला हमने, फिर के फॉर्मूले से जो उत्तर निकाला वही तो उसका क्षेत्रफल था। बिल्कुल सही, 1320 मीटर स्क्वायर, ये हमारी दीवार का क्षेत्रफल है। उसने कहा 1 मीटर स्क्वायर यूज करोगे तो 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। हम तो 1320 मीटर स्क्वायर यूज कर रहे हैं, तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे। अगर एक का इतना है तो इसका क्या करते हैं, ज्यादा का निकालने के लिए गुणा करते हैं। लेकिन कहानी में भी अभी भी ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि उसने कहा पूरे साल अगर आप मेरी दीवार यूज करोगे तो पूरी साल का आपको 5,000 देना पड़ेगा, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर यूज कर रहे हो तो पूरी साल का 5,000 दो। पर विज्ञापन वाले ने कहा कि मुझे तो 1 साल के लिए चाहिए ही नहीं, मुझे तो सिर्फ 3 महीने के लिए चाहिए। ठीक है, कितने महीने के लिए,
3 महीने के लिए। तो अब इसने हमारा सवाल और बढ़ा दिया है। पहले हमने सोचा कि चलो 1 मीटर के लिए इतना है, तो इतने मीटर का निकालने के लिए इसको 5000 से हम फटाफट से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पर इसने समय भी बदल दिया। इसने कहा कि मुझे पूरे साल तो चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ 3 महीने के लिए चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है। जब भी आपको साल का दिया गया होता है और महीने का पूछा गया होता है, तो आपका पहला स्टेप ये रहेगा कि 1 साल के लिए दिया है, आप 1 महीने के लिए निकालो। ठीक है, आपको कहा पूरे वर्ष 5000 रुपए देने पड़ेंगे। पूरे साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में कितने महीने? 12 महीने होते हैं। तो पूरे वर्ष को हम लिख सकते हैं, एक वर्ष को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं पूरा ना लिख के एक लिख लेती हूँ, थोड़ा ठीक रहेगा सवाल। एक वर्ष के लिए अगर 5000 रुपए देने हैं, इट मींस 12 महीने के 5000 देने हैं। ठीक है, 12 महीने के वो हमसे 5000 रुपए मांग रहा है, पर हमने तो सिर्फ 3 महीने इसकी दीवार यूज करनी है। तो हम क्या करेंगे? पहले ये पता करेंगे कि 1 महीने के लिए कितना खर्चा आ रहा है। तो अगर 12 महीने के लिए 5000 रुपए है, तो 1 महीने का निकालने के लिए क्या किया जाता है? इस पूरी चीज को 12 से भाग दे देंगे। तो इसको भाग दीजिए, बताइए क्या आपका आंसर आ रहा है? इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। उसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आंसर आया था। अब इतना टाइम नहीं है इसको डिवाइड करने का। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, चलो एक और आपको मैं बात बताती हूँ। अब देखो, अब मेरी तरह जैसे मैं यहाँ पे फंस गई थी इसको सॉल्व करने के लिए, आप भी ऐसे फंस गए होंगे कि इसको सॉल्व कर दें। तो इन क्वेश्चन में क्या होता है, आपको जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे इसको हल करो। ठीक है, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करके अपना आंसर निकालेंगे, है ना। फिर उसकी गुणा हम 3 के साथ करेंगे, फिर उसकी गुणा हम अपनी उस एरिया के साथ करेंगे। तो इसलिए ये कहते हैं कि अगर आपको पता है कि आपने इसको आगे गुणा करते जाना है, तो आप इसको इतना ही रखो। ठीक है, इसको आगे सॉल्व मत करो। तो हमने कहा कि 1 महीने के लिए इतना खर्चा आएगा। ठीक है, अगर 1 महीने के लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो 3 महीने के लिए कितना खर्चा आएगा? सोचिए और बताइए क्या करेंगे। बस इतना ही बताओ, इसके साथ क्या करें? गुणा करें, माइनस करें, घटा दें, जमा करें, क्या करें? अगर 1 महीने का खर्चा इतना है, तो 3 महीने के लिए कितना खर्चा आएगा? ठीक है, तो इस रूल को भी लिख दीजिए कि अगर आपको 1 के लिए दिया गया हो, अगर आपको जो जानकारी दी है वो 1 के लिए दी है और आपसे ज्यादा के लिए पूछा जाता है, दी आपको जानकारी सिर्फ 1 के बारे में है, पूछा आपसे ज्यादा के लिए गया है, तो आप गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जैसे ये कह रहे हैं 1 महीने में इतने रुपए देने हैं, बात करें 3 महीने की, तो हम क्या करेंगे? 3 को इस पूरे अमाउंट से गुणा कर देंगे ऐसे। ठीक है, 5000 बटे 12 ऐसे इसको हम गुणा कर देंगे। मैंने कहा कि इसको यहाँ पे हल मत करना, क्योंकि हमने इसको आगे भी अभी सॉल्व करना है, आगे भी जाएगा। तो इसको अगर आप यहीं पे सॉल्व करोगे तो आपका टाइम वेस्ट और कुछ नहीं है। आपने देखा कि 1 महीने के लिए इतना आ रहा था, हमें 3 महीने के लिए चाहिए, तो 3 महीने के लिए हमने इतना अमाउंट जो है वो निकाल दिया। तो अगर वो इंसान इस दीवार को 3 महीने के लिए यूज करता है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए उसको इतना पैसा देना है। पर क्या वो उस दीवार का 1 मीटर स्क्वायर यूज कर रहा है? नहीं, वो तो इस दीवार का 1320 मीटर स्क्वायर इस्तेमाल कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम जो है इस पूरे की गुणा किसके साथ कर देंगे? 1320 के साथ, क्योंकि 1320 मीटर स्क्वायर के लिए रुपए जो उसे देने हैं, क्योंकि ये जो रुपए निकले ये 1 मीटर स्क्वायर के लिए निकले, हमें तो यहाँ पे 1320 के लिए चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इस पूरे की गुणा कर देंगे 1320 के साथ। तो 1320 गुणा 3 गुणा 5000
बटे में 12। अब इस पॉइंट पे आके सभी को एक साथ यहीं पे हल करो। अगर आप ऊपर हल करोगे तो आप क्या करोगे, टाइम वेस्ट करोगे। आप यहाँ पे भी हल करोगे, यहाँ पे भी हल करोगे तो आपका टाइम ज्यादा जाएगा। सब कुछ को ऐसे लिख करके बिना इनको काटे बस एंड तक पहुंचा दो और अब इसको यहाँ पे काट लो, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन ज्यादा है। अब इसको काटते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब ये 4 से भी कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 छिके 12, 2 छिके 12 और 0 का 0। और इसको भी काट दो 2 से, 2 दूनी 4, 2 से और कट जाएगा, 2 तियां 6, 2 तियां 6, 0 का 0 और 2 एकम 2। तो हमारे पास बच गया 330 गुणा 5000। अब इसको भी गुणा करने के लिए एक ट्रिक है, जीरो को भूल जाइए, भूल जाओ कि इसके पास 3 जीरो है, भूल जाओ कि इसके पास 1 जीरो है। आप क्या करो, 33 की गुणा 5 में कर लो, ठीक है। तो 5 3 15 होता है और 5 3 15 तो 1 16, क्योंकि इसकी एक हासिल बची थी। 5 3 15, 5 यहाँ पे हासिल 1 चली गई, 5 3 15, इसको जमा किया 16 आ गया। 33 को 5 में गुणा किया तो 165 आया। कितने जीरो थे जो आप भूल गए थे, तो 3 जीरो इसकी भूले थे, 1 जीरो इसकी भूले थे, तो ये 4 जीरो यहाँ पे लगा दो, 1 2 3 4। और ये आपका उत्तर जो है वो आ चुका है कि उस इंसान को 3 महीने के लिए इतने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। कितने, तो ₹1000, सॉरी जितने भी ये हैं 4 जीरो, ठीक है, ये इतने। तो अगर आपको इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि देखो पहले बात करते हैं, अगर आपको क्षेत्रफल निकालने में कोई डाउट है तो पहले वो पूछो। जो हमने यहाँ पे इसका पूरा क्षेत्रफल निकाला, इसमें किसी को डाउट है क्या? तो आपने वैसे तो कहा था कि इसमें डाउट नहीं है, पर फिर भी अगर किसी का डाउट है तो पहले इसका डाउट पूछ लो। ठीक है, इसमें नहीं है। कॉस्ट निकालने में मुझे लग रहा है थोड़ा सा डाउट है, तो उसको एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये जरूरी है ना। ये कॉस्ट निकालना बहुत जरूरी है, ये आपको आना चाहिए कैसे कैसे करते हैं। चलो, सबसे पहले हमें बस इतना इन्होंने बताया, सवाल में इतना बताया कि अगर कोई इंसान आपकी दीवार यूज करना चाहता है, आपकी दीवार का सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर यूज करना चाहता है, तो उसको देने पड़ेंगे 5000 रुपए। समय भी बताया कितने टाइम के लिए, तो 1 साल के लिए या फिर 1 वर्ष के लिए, ठीक है। पर जो हमारी कंडीशन थी, हमारे जो सवाल की कंडीशन थी, उस सवाल में जो भी विज्ञापन लगा रहा था इस दीवार पे, उसने कहा पहली बात, मुझे 1 साल के लिए तो चाहिए नहीं, मुझे कितने टाइम के लिए चाहिए, मुझे चाहिए 3 महीने के लिए, ठीक है। मुझे जो आपकी दीवार चाहिए वो सिर्फ 3 महीने के लिए चाहिए। और दूसरी बात, वो 1 मीटर स्क्वायर तो यूज नहीं कर रहा था, वो 1320 मीटर स्क्वायर की जगह को यूज कर रहा था। तो इस हिसाब से हमने जो है वो उसकी कॉस्ट निकालनी थी। तो हमने देखा, पहले हमने देखा, पहले समय की बात करते हैं। मीटर स्क्वायर कितना है उस पर बाद में जाएंगे, पहले टाइम की बात कर लेते हैं। तो पहले हमने देखा कि 1 साल के लिए अगर 5000 रुपए वो ले रहा है, तो वो 1 महीने के कितने लेगा, है ना। तो हमने देखा कि 1 साल में होते हैं 12 महीने, तो 12 महीनों का अगर वो 5000 रुपए ले रहा है, तो 1 महीने का वो लेगा 5000 बटा 12। वैसे तो हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहिए था, पर मैंने कहा इसको यहाँ पे सॉल्व मत करो, इसको ऐसे का, इसको पूरा इतना मानो कि 12 महीने का वो 1 महीने का वो इतना रुपए ले रहा है, इसको ऐसा मान के ही चलो, क्योंकि आगे चल के सॉल्व करोगे, ज्यादा नंबर जब मिलते हैं तो काटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करने लग जाओगे तो आपको टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। 12 का पहाड़ा पढ़ो, पूरे 5000 को यहाँ पे डिवाइड करो, तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने कहा इसको यहाँ पे हल करना छोड़ दो, इसको ऐसे का ऐसा उठा करके ही यूज करो। 1 महीने के लिए अगर वो इतने पैसे मांग रहा है, तो 3 महीने के लिए कितने मांगेगा। तो हम क्या करते हैं, 1 महीने का अगर इतना है और 3 महीने का निकालना है, तो 1 महीने के जो पैसे ले रहा है उसमें 3 की गुणा कर दो। अगर यहाँ पर 5 महीने का पूछा होता तो मैं क्या करती, कोई बताएगा। अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि 5 महीने के कितने पैसे लेगा, तो मैं यहाँ पे किससे गुणा करती, 1 महीने का अगर इतना है और 5 महीने का पूछा है, तो मैं यहाँ पे किस संख्या से गुणा करूं। अभी भी मैं यहाँ पे 3 से ही गुणा करूंगी क्या, चैट में बता दो। 5 से, बिल्कुल सही। अब मैं किससे गुणा करूंगी, 5 से, क्योंकि 5 महीने का मैंने निकालना है, पर मुझसे 3 महीने का पूछा था तो मैंने 3 से गुणा करी। 3 से गुणा करी 1 महीने के जितने वो पैसे लेगा उसकी। काटा इसको अभी भी नहीं, यहाँ पे काटना चाहो तो काट दो, ऐसे 3 कम 3, 3 चौके 12, ऐसे आपका कट जाएगा, 5000 बटा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब
3 महीने का हमने निकाल लिया कि 3 महीने के वो इतने पैसे लेने वाला है। पर मीटर स्क्वायर की बात करें तो 1 मीटर स्क्वायर की ही बात अभी चल रही थी। अभी हमने सिर्फ समय उससे पूछा कि देखो भाई हम आपकी दीवार यूज कर रहे हैं 3 महीने के लिए, तो बताओ आप उसके हिसाब से कितना पैसा लोगे। उसने कहा अगर आप मेरी दीवार का 1 मीटर स्क्वायर हिस्सा यूज करोगे 3 महीने तक तो आपको मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, पर हमने कहा कि हम 1 मीटर स्क्वायर यूज नहीं कर रहे, हम तो 1320 मीटर स्क्वायर यूज कर रहे हैं। तो अब उसका बताओ, 3 महीने का तो आपने बताया 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतने पैसे, पर अगर हम मीटर स्क्वायर भी बढ़ा दें इसके लिए पूछे तो कितने पैसे लोगे। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर इतना है तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देंगे इस पूरी धनराशि से जो यहाँ पर है 3 गुणा 5,000/12। ठीक है, क्योंकि ये था 1 मीटर स्क्वायर के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमने निकालना है 1320 का, तो इससे इसकी गुणा तो करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए हमने इनको भी बाद में आपस में गुणा कर दिया, और गुणा करके कैसे किया तो काट काट के। ठीक है, जैसे हमको दिखा कि कट सकते हैं, 3 को काट दे 3 कम 3, 3 चौके 12, इसको काटो 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 छिके 12 60, फिर इसको फिर से काटो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 0 का 0, फिर 330 बच गया, 5,000 बच गया। इन दोनों की जब गुणा कर दी तो हमारे पास आ गया 165 और साथ में 4 0। तो ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है, अभी भी इसमें डाउट अगर किसी को है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसमें किसी को अभी भी डाउट अगर रहता है तो आप जरूर क्लास में बने रहिए, मुझसे अपने डाउट पूछिए। लेकिन अगर आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं, आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका है, तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, गुड